और अब खबरों की तफसील। अरविंद केजरीवाल के एनआरसी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं आप लीडर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल पर एनआरसी के ताल्लुक से अफवाहें फैलाने का इल्जाम है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के एनआरसी के हवाले से बयान पर हंगामा बरपा हो गया है। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के कारकुनान ने वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया। मोर्चे के कारकुनान ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आला केजरीवाल को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के सदर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के बीजेपी सदर मनोज तिवारी के ताल्लुक से एनआरसी का बयान काबिल मज़म्मत है। और हमारी नुमाइंदा रचना ने मनीष कुमार सिंह से इस सिलसिले में खास बातचीत की। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि तमाम पूर्वांचल मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष। ये बताइए कि आज आप लोग सड़कों पर उतरे, धरना भी, प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से? देखिए, केजरीवाल जी के जो मंशा है, जो पूर्वांचल के लाल श्रीमान मनोज तिवारी जी को बोले कि एनआरसी लागू होगा तो सबसे पहले मनोज तिवारी जी को भगाऊंगा और दिल्ली में रहने वाले सभी प्रवासी और पूर्वांचलियों को भगाऊंगा। इसी के खिलाफ में जो केजरीवाल जी की मंशा है, जिन पूर्वांचलियों ने इनको आंखों पे बैठाया था, उस पूर्वांचली को आज भगाने की बात कर रहे हैं। इसी के लिए आज पूरा पूर्वांचल मोर्चा, दिल्ली के एक एक पूर्वांचलवासी आज यहाँ पे एकत्रित हुआ और ईंट से ईंट बजाया और हम लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और सिर्फ ये आज आगाज़ है, इसके बाद इनके जितने विधायक हैं उनके घर पे प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो इतना बड़ा है कि पूर्वांचल के लिए मैं खुद अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हूँ। कल मनोज तिवारी ने भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एनआरसी दिल्ली में लागू होता है तो उन्हें, यानी कि मनोज जी को दिल्ली छोड़नी होगी, तो कहीं ना कहीं यूपी बिहार से जो लोग दिल्ली में आकर रह रहे हैं उनकी भावना को आहत किया है। बिल्कुल आहत किया है और एक केजरीवाल जी एक बार नहीं बार बार आहत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्वांचल के लाल मनोज तिवारी जी को धक्का दे दिए सिग्नेचर बिल से कि गिर जाए और मर जाए और पूर्वांचल वासी बिना नेता का हो जाए। जब भी मौका आया है केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों को ठगा है और पूर्वांचलियों को आहत पहुंचाया है। और कल तो इन्होंने हद ही कर दी कि दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगा फेंकेंगे। तो अब केजरीवाल जी पूर्वांचली नहीं भागेगा, अब समय आ गया कि पूर्वांचली आपको दिल्ली से भगाएगा। तो समय आ गया है कि पूर्वांचली दिल्ली से भगाएंगे, तो आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग अपनाने वाले हैं? हम लोग का रणनीति आज आगाज हुआ है। इसके बाद केजरीवाल जी के जितने विधायक हैं उनके घर पे प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ा तो सभी पूर्वांचल के लोग केजरीवाल के घर पे आके आमरण अनशन भी करेंगे। रणनीति ये बनाई गई है कि अब आने वाले समय में जो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके घर के बाहर पूर्वांचल मोर्चा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एनआरसी के मसले पर मनोज तिवारी के दिल्ली छोड़ने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल मोर्चा बेहद कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान से दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी तमाम रियासतों के रहने वाले अफराद के जज्बात को ठेस पहुंची है। केजरीवाल या तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार तरह के सीएम है दिल्ली के, उनको ये नहीं पता कि एनआरसी होता क्या है। उनसे मेरा एक सवाल है केजरीवाल जी से, क्या मनोज तिवारी जी पाकिस्तान से आए हैं? क्या मनोज तिवारी जी बांग्लादेश से आए हैं? क्या मनोज तिवारी बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारत में आ गए हैं? एनआरसी का कानून उन लोगों के लिए है जो इलीगल तरीके से भारत में आ गए हैं। क्या बिहार से आके दिल्ली में काम करना और यहाँ पे राजनीति करना गलत है? क्या यूपी से आके जो हजारों लाखों लोग यहाँ पे प्रवासी भारतीय हमारे यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं वो गलत है? तो केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और देश की राजधानी में पूरी दिल्ली का जो आज आप स्वरूप देखेंगे वो विभिन्न राज्यों से आए हुए वहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे। और इतना मुख्यमंत्री होकर के इतना गैर जिम्मेदाराना बयान जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि उनको शायद इसका पढ़े लिखे अनपढ़ की तरह जो उन्होंने भूमिका में रह करके जो बात कही है, उनको या तो अनार्किस्ट वो हैं और उनकी पार्टी के जितने तमाम लोग हैं जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनआरसी का मतलब क्या है। और अब खबरों में बात करेंगे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की।
जी हां, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग सुबह 12:30 बजे से जारी है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के वज़ीर देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर लीडर मौजूद हैं। वाज़ेह है कि शिवसेना ने 144 सीटों का दावा पेश किया है। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी विनीत आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम मीटिंग में सीटों का मंथन जो है वो जारी है, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार बैठक चल रही है। लगभग 12:30 बजे बैठक शुरू हुई, कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई, महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव वो मौजूद है, साथ ही साथ प्रभारी वहाँ की हैं सरोज पांडे वो मौजूद हैं। और मंथन चल रहा है, लगातार मंथन चल रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में कैसे उतरा जाए, महाराष्ट्र को लेकर के रणनीति कैसे बनाई जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर काम कर रही है 288 सीट वाली विधानसभा में 144 सीट मांग रही है। बीजेपी उतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ शिवसेना को ही नहीं बल्कि अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं उन्हें भी बीजेपी को अकोमोडेट करना है, उन्हें भी सीटें देनी है, क्योंकि जो रामदास अठावले की जो पार्टी है वो भी दबाव बना रही है एनडीए पर 10 सीटों के लिए। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 125 सीटें जो हैं वो शिवसेना को दी जा सकती है और बाकी के 10 के लगभग सीटें जो है वो रामदास अठावले की पार्टी को दी जा सकती है। लगभग 150 के लगभग सीटों पर खुद बीजेपी में चुनाव लड़ सकती है और इसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी अपनी राष्ट्रीय मुख्यालय में मंथन कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बताया जा रहा है कि 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जहां पर टिकटों को लेकर के चर्चा होगी और उसके पहले का होमवर्क जो है वो किया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरह से राज्यों से तीन नाम आते हैं तो आखिरकार किन नामों के साथ बीजेपी चुनाव में उतरेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले बीजेपी इस पर पूरी तरह से मंथन कर लेना चाहती है और इसी को लेकर के आज मैराथन बैठक आज दोपहर से ही बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही है। जी विनीत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैराथन बैठक हो रही है और महाराष्ट्र इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं और जहां तक बीजेपी और शिवसेना की बात है तो लगातार बहुत सारे बयानात भी सामने आते रहे थे, तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी इसकी घोषणा तो नहीं होगी कि आखिरकार कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर शिवसेना लड़ेगी, लेकिन बीजेपी अपने लिए खाका ज़रूर खींच लेगी, अपना होमवर्क ज़रूर कर लेगी कि आखिरकार बीजेपी ने अपना कितनी सीटों पर लड़ने का मन बनाया है, शिवसेना को कितनी सीटों देने का मन बनाया है और इसी की लगातार तैयारी यहाँ पर हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि गठबंधन को लेकर के पहले भी जब 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था, लेकिन गठबंधन को लेकर के लगातार शिवसेना की ओर से 2014 से 19 तक विभिन्न विरोधाभासी बयान आ रहे थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2019 में के लिए लड़ा जा रहा था उस वक्त में जिस तरह से दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया वैसे ही गठबंधन अब जो है बीजेपी और शिवसेना इस अहम मीटिंग पर हमारी भी लगातार नजर बनी हुई है। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए, तमाम तर अपडेट के लिए। आगे भी हम आपसे राब्ता कायम करेंगे। एक और अहम मामला, अयोध्या मामले में समाअत हुई। सीजीआई ने आज मुकर्ररा वक्त का हवाला देते हुए कहा कि 32 रोज हो चुके हैं। सीजीआई ने मुकर्ररा वक्त का हवाला तब दिया जब निर्मोही अखाड़े के वकील ने 20 मिनट का वक्त मांगा। पुराने विवाद मामले में फैसले की घड़ी करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट को यह समझाना है कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था या फिर वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन पक्षकारों को बहस के लिए नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब 18 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला सुरक्षित करेगा और 17 नवंबर से पहले जो लोगों की
आस्थाओं से ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, उसमें अपना अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह बताएगी कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था या फिर वहां पर एक मस्जिद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विवादित स्थल पर राम का जन्म स्थान था या वहां पर एक मस्जिद भी थी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं बाबरी मस्जिद अराजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले हमें यह जानना होगा कि क्या एक मंदिर मुनहदिम किया गया है कि नहीं। पुराने विवाद मामले में फैसले की घड़ी करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट को यह समझाना है कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था या फिर वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन पक्षकारों को बहस के लिए नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब 18 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला सुरक्षित करेगा और 17 नवंबर से पहले जो लोगों की आस्थाओं से ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, उसमें अपना अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह बताएगी कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था या फिर वहां पर एक मस्जिद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विवादित स्थल पर राम का जन्म स्थान था या वहां पर एक मस्जिद भी थी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए इमामों को तनख्वाह देने के मामले में बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को निशाना बनाया। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि केजरीवाल मंदिरों के महंत को क्यों तनख्वाह नहीं देते। वहीं इस मामले में मजहबी रहनुमा साजिद रशीदी का कहना है कि ये वजीफे के तौर पर दिया जाता है। लोगों को तो ये फ़ायदा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की इमामों की तनख्वाहें बढ़कर मिल रही हैं और टाइम पे मिल रही हैं। प्राइवेट इमामों को तनख्वाहें मिल रही हैं और इंशाल्लाह वो भी टाइम पर मिलेंगी। दूसरे ये है कि जिस तरह से ये रिफाई काम कर रहा है कि तबरेज़ अंसारी को पैसा दे के आया, हाफिज़ कारी उवैस को पैसा देकर आया, स्कॉलरशिप बच्चियों को दे रहा है और बहुत सारे काम जो इसने किए। अभी ऐलान किया है इन्होंने एक प्रोग्राम में कि 40 लाख रुपया जो है मैं रिफाई कामों में लगाऊंगा। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड में पैसा ही नहीं था लोगों को देने के लिए। बेवाओं की पेंशन रुक जाया करती थी, 200 250 रुपये बेवाओं की पेंशन होती थी, वो रुक जाया करती थी। तो आज वक्फ बोर्ड के पास पैसा है और सवाल यह है कि पैसा होना ये बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही उसका इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अमानतुल्लाह इसको सही इस्तेमाल कर रहा है और सरकार को इसका अगर फ़ायदा हो जाए तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये सरकारी धन की लूट है। ये गैरकानूनी तरीके से चेक काटे जा रहे हैं, जो मैंडेटरी सिग्नेटरी हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और इस लूट में केजरीवाल जी खुद शामिल हैं। अगर आप प्राइवेट इमामों को पैसा दे रहे हैं तो आप मंदिरों के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे? हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एमपी हनी ट्रैप की। जी हां, मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में हर रोज कई नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती नजर आ रही हैं। ये इंकशाफात चौंकाने वाले भी हैं। नए इंकशाफ के मुताबिक हनी ट्रैप में फंसे आईएएस ऑफिसर एसआईटी चीफ बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। मुलजिम खवातीन की कॉल डिटेल में बड़े लीडरान के साथ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। यह भी इंकशाफ हुआ कि हनी ट्रैप गैंग ने ट्रांसफर के लिए आईएएस ऑफिसर्स से 1 करोड़ रुपए लिए थे। और वहीं हनी ट्रैप में नए इंकशाफात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार कुछ ज्यादा ही मुहतात नजर आ रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हनी ट्रैप को लेकर साबिक उजरा के स्टाफ की भी जांच की जाएगी। एक रिपोर्ट। हनी ट्रैप के छत्तीसगढ़ से कनेक्शन के खुलासे से मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही मुहतात दिख रही है। सरकार इस एंगल से जांच करवा रही है कि कहीं पूरे मामले में वुजरा के स्टाफ का तो किरदार नहीं,
क्योंकि हनी ट्रैप के छत्तीसगढ़ कनेक्शन की सुगबुगाहट के साथ ही वजीर दाखिला ताम्रध्वज साहू से लेकर कद्दावर वजीर रविंद्र चौबे तक ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है और शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं और उसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े। ये छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के ऊपर, उनके स्टाफ के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जो खुलासे भोपाल में हुए हैं उसके क्रम पे यहाँ पर भी जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो अधिकारी थे, उनके ऊपर ये लांछन लगना, निश्चित तौर पर सरकार हर स्तर पर जाके जांच करेगी, हर व्यक्ति की जांच करेगी और उस तह तक पहुंचेगी जिससे इन्होंने इस प्रदेश का नाम बदनाम किया, इस प्रदेश का नाम को मट्टी पलीत किया। हनी ट्रैप के छत्तीसगढ़ कनेक्शन को सरकार ने न केवल संजीदगी से लिया है बल्कि खुद वजीर आला भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला करतूत बताया है। सरकार की सख्ती को लेकर बीजेपी ने इसे सरकार के जरिए उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है। कुछ भी कर लें, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है पिछले 9 महीनों से कि किस भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे जुड़े लोग को किसी भी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए, कानूनी शिकंजों में कसा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इनके हाथ में कुछ नहीं मिला और ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं। परेशान सत्य हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। हनी ट्रैप में सरकार के मुतहरिक होने की वजूहात चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि हनी ट्रैप के छत्तीसगढ़ कनेक्शन से खलबली मची हुई है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में और कितने इंकशाफात होते हैं और कौन कौन कसूरवार करार दिए जाते हैं। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और वहीं एमपी के रतलाम में एक नाबालिग तालिबा से इज्तिमाई इस्मतदरी के खिलाफ आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इस्मतदरी की मुखालफत करते हुए पैदल मार्च निकाला। इसराइल के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एक प्राइवेट स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और स्कूल पर पथराव भी किया। मौके पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई थी। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों की भी पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के साबिक उजाला अजीत जोगी की जात पर अदालत में होने वाली सुनवाई आज नहीं हुई। जस्टिस पीसीएम कोशी की सिंगल बेंच ने समाअत करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच में होना है। समाअत की अगली तारीख भी अभी मुकर्रर नहीं की गई। फिलहाल अजीत जोगी की असेंबली की रुकनीत पर स्टे लगा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को कबायली नहीं माना था। अब बात कर लें मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की। जी हां, बारिश ने आज भी कहर बर्पा किया। कई अजला में अब भी जिंदगी दरहम बरहम नजर आ रही है। एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें खरगोन की हैं। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी जान जोखम में डालने से बाज नहीं आ रहे। इंतजामिया के लाख समझाने के बावजूद लोग पुल पर तेज बहाव होने के बावजूद पार कर रहे हैं। यहाँ एक बाइक सवार तेज बहाव में बहने लगा। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। कुछ इसी तरह की तस्वीर सीहोर से सामने आई। सीहोर के रफीगंज में तेज धार को पार करने के दौरान बाइक सवार 3 नौजवान तेज पानी के बहाव में फंस गए और काफी देर लहरों के बीच मशक्कत करी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। 2 नौजवान तेज बहाव में बहने के बाद किसी तरह से तैरकर निकल आए, लेकिन तीसरा शख्स गहरे पानी में समा गया। वहीं डिंडौरी की अगर बात करें तो डिंडौरी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। कनवा नाला उफान पर है। इस वजह से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक निजाम भी दरहम बरहम रहा। वहीं बड़वानी में आसमानी बिजली गिरने के बाद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सैलाब से हालात अब भी अबतर ही हैं और यहाँ लोगों को इंतजार है तो बस मदद का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में खूनी खेल में एक कैदी के बुरी तरह जख्मी होने के बाद कैदी के अहल खाना ने जेल इंतजामिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। रायपुर की सेंट्रल जेल में पिछले दिनों रंजीत और टीटू नाम के दो कैदियों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें रंजीत बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका इलाज DKS अस्पताल में कराया गया। और अब इस पूरे मामले में कैदी के अहल खाना ने जेल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ये सरासर लापरवाही है सर। आप इतने पुलिस व कर्मचारी रहने के बाद, जेल अधीक्षक रहने के बाद, महोदय के बाद इतना कुछ हो जा रहा है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप मुझे बताइए। जब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इंसान सुरक्षित नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जेल इंतजामिया की अपनी दलीलें हैं। जेल इंतजामिया का कहना है कि उसको ये पता नहीं होता कि कैदी किस गैंग का है और इसकी जानकारी पुलिस कभी आम भी नहीं करती। जेल में ये किसी को पता नहीं है कि बाहर से आने वाले जो बंदी है वो आपसी गुटबाजी के हैं, दो अलग अलग उसके हैं, या खूंखार हैं, या किस तरीके का क्राइम करके आए हैं। ये कोई हमको वारंट में कोई लिख के नहीं आता, या पुलिस से कोई सूचना नहीं आती है कि ये अलग अलग गुट के हैं या आपस में इनकी नहीं बनती है। जहां एक जानिब जेलों में इस्तात से ज्यादा कैदी बंद है, वहीं अगर इस तरह से कैदी आपस में ही मारपीट या खूनी झड़प करने लगेंगे तो फिर जेल इंतजामिया के सामने सिक्योरिटी को लेकर बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सबसे अहम सवाल कि इन कैदियों के पास खूनी झड़प करने के लिए ये औजार आते कहां से हैं? न्यूज़ 18 के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।